नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम 2025 के मात्र कुछ ही दिन बच चुके हैं और हम आपके सामने फाइनल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि धुआंधार तरीके से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी पिछले वर्षों के एग्जाम में लगातार पूछते हुए आपके इस पॉलिटिकल साइंस से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आज के इस लेक्चर्स में लेके आ चुका हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। और 100% उम्मीद रखिए कि इस बार एग्जाम में 2025 वाले इस एग्जाम में आपको छपने को देखने को मिलेगा ज़रूर और ज़रूर। तो प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का एक बार प्रयास करें और फटाफट से चलते हैं आज के पहला नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जी हाँ प्यारे बच्चों, जन आंदोलन पर क्या लिखना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त में बोला गया है, ध्यान देंगे क्वेश्चंस जैसे बोले उसी प्रकार से हमको यहाँ पे आंसर देने की कृपया प्रदान करनी है, ये भी याद रखिएगा। आंसर में लिखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि आज के भौतिकवादी और अवसरवादी युग में राजनीतिक दल के केवल सत्ता के राजनीतिक ही करने में लगे हैं। ठीक है, करने में क्या है, लगते हैं। यानी फिर से इसको रीडिंग करते हैं तो आज के जो भौतिकवादी है और अवसरवादी युग में राजनीतिक दल जो है केवल सत्ता की राजनीतिक ही करने में लगे रहते हैं और जनहित से अनभिज्ञ अनभिज्ञ रहते हैं। जनहित में जो कार्य होता है उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। इस कारण से राजनीतिक दल जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। जी हाँ, राजनीतिक दल जो है ये जनता जनता में जो है अपनी विश्वास को खो चुके हैं। यानी कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी किसी चीज़ के बारे में बोल दिया कि हाँ ये हो जाएगा, उसके बाद जीतने के बाद भी ये लोग नहीं करते, यानी ये विश्वास खो चुके हैं। इसी कारण से जनता स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए जो है स्वयं ही संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करती है। इसे ही जन आंदोलन कहा जाता है। जनता सरकार और समाज का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिलाते हैं और आवश्यकता, जी हाँ, आवश्यकता पड़ने पर ये आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। अपने अपने हितों के लिए हित समूह व दबाव समूह के रूप में संबंधित लोग इकट्ठे होते हैं और अपने विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, ये योजनाएं बनाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी ऐसा कार्य हो जो कि नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा हो और जन आंदोलन जब होने लगता है, जन मतलब बहुत सारे सज्जन यानी बहुत सारे आदमी मिलकर एक आंदोलन का रूप देते हैं और वो मांगों को रखते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उस काम को पूरा करने के बाद ही उस आंदोलन को बंद करते हैं। जैसे कि कृषि के लिए आंदोलन किया गया तो वो आंदोलन प्राइम मिनिस्टर ने उसको वापस ले लिया। तो वैसे ही विभिन्न प्रकार के जन आंदोलन जो है हमारे देश में होते रहते हैं, वो भी किसके कारण, तो ये जो है किसके कारण, राजनीतिक दलों के कारण। ये इसका ट्रैफिक पॉइंट होगा आपके सामने, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो पहला नंबर सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो अपने मन से भी 5, 7, 8 या 10 लाइनें भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, सुरक्षा परिषद की क्या कार्य है, बताइएगा। ये भी सवाल अगर बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया, सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है। तो सुरक्षा परिषद जो है एक प्रकार के संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालिका के समान है। सुरक्षा परिषद क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के समान है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। जिनमें कौन सा है 5 अस्थायी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। पहले सोवियत संघ इसका अस्थायी सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद यह स्थान रूसी गणराज्य को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, रूसी गणराज्य को यह स्थान दे दिया गया, याद रखिएगा। पहले कौन था, तो पहले जो है सोवियत संघ था, लेकिन स्थायी सदस्यता था, परंतु 1992 में उसका अंत हो गया, समाप्ति हो गई और रूसी गणराज्य को इसकी सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी दी गई। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके सामने लग रहा होगा और है भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल है। चलिए कुछ अन्य क्वेश्चंस पर भी फोकस करते हैं। विभिन्न रंगों में क्वेश्चंस को आपके सामने हम लाने का प्रयास किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड PYQ में लगातार पूछते हुए आपके सामने आ रहे हैं। BCB एग्जाम आपके सामने है, 1 मंथ बच चुके हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित कौन कौन से है, पहला नंबर कार्य कार्य है, उसी प्रश्न का ये पॉइंट है।
जो कि उम्मीद है कि 5 नंबर वाले सवाल में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए अन्य पॉइंट भी इसमें जोड़े गए। यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है क्या? सुरक्षा परिषद। और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ हो विचार कर सकती है सुरक्षा परिषद। अगर विश्व में दो देश आपस में भिड़ रहे हैं तो उस पर विचार कर सकती है और आपस में मामले को संभालने का प्रयास करती है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामला या झगड़े को सुलझाने का प्रयास करती है। दूसरा नंबर पॉइंट भी वही कह रहा है जो कि पहला नंबर पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है वो विचार कर सकती है। कौन? तो सुरक्षा परिषद कर सकती है। इसको हम लोग विश्व सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन नहीं, थर्ड नंबर पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव या निर्णय को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। सुरक्षा परिषद जो है अपने प्रस्ताव या निर्णयों को अगर लागू करवाना चाहते हैं तो सैन्य कार्रवाई भी वो अपना कर सकती है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। सबसे पहले इराक के विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई जो है सुरक्षा यानी विश्व सुरक्षा परिषद ने खुद लिया था। 3 नंबर क्वेश्चन पर अगर फोकस करें, काफी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF वो कहते हैं के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं, आंसर में लिखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसका पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है। सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उन वित्तीय संस्थानों का नियमन तथा वित्तीयन करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। यह वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 184 है। इसमें 184 ऐसे देश जो है मिले हुए हैं, लेकिन इसके सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। समूह 8 के सदस्य देशों को जो है 55% मताधिकार प्राप्त है और समूह 8 के सदस्य हैं कौन? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, कनाडा और रूस। केवल अमेरिका के पास जो है 177% मताधिकार है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? सुपर पावर कहा जाता है। सुपर पावर अमेरिका टोटल जो है 174% मताधिकार अकेले लेकर बैठा हुआ है, लेकिन 55% में यहाँ पे 8 समूह आते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली एंड कनाडा और रूस। और अमेरिका 174% मताधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लाभ उठाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ताशकंद समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ताशकंद समझौते पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। आंसर में लिखेंगे काफी लाजवाब रूप से, काफी अच्छे राइटिंग में, ताकि आपको पूरी तरीके से मार्क्स जो है बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जा सके। भारत और पाक के 1965 के युद्ध के बाद जो है दोनों के बीच एक संधि हुई। ठीक है, भारत और पाक के 1965 युद्ध के बाद जो है प्यारे बच्चों 1965 में जो युद्ध हुई थी उसके बाद एक संधि होती है जिसे यहाँ पे ताशकंद समझौता कहा गया। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है अयूब खां के हस्ताक्षर हुए और उसी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ठीक है, 11 जनवरी 1965 में जो है युद्ध के बाद जो है समझौता हुआ और एक यहाँ पे 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो जाता है। तो ताशकंद समझौते पर आपको एक टिप्पणी लिखनी थी, लेकिन ये पॉइंट जो है इनके निधन वाले पॉइंट भी इस क्वेश्चंस के लिए लाजवाब बनते हैं। और इतना अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि काफ़ी नॉलेज भरा स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील किया है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में सहायता मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको दिया जा सके या विदाउट चेक आपको फुल मार्क्स दे दिया जा सके।
तो ये सारे पॉइंट पर भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है बिहार बोर्ड में उठा सकें और काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। 5 नंबर है कि कोई 3 कारण बताइए जिनके कारण स्वतंत्रता के बाद करीब 3 दशकों तक भारतीय राजनीतिक पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हावी रहा और एक छत्र राज किया, यानी अकेला राज किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आंसर में क्या है कि भारत के प्रथम चुनाव जो है 1952 में हुआ। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और प्रथम चुनाव जो है 1952 में हुआ। 1952 के बाद जो है 1957 व 1962 तक के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। हालांकि 1967 के चुनाव में प्रथम बार कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ क्योंकि केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए इसे केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ व कई राज्यों में इसकी सरकार नहीं बन पाई। इसके निम्न प्रमुख कारण थे। केवल पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव रहा। पहले 3 ऐसे आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव रहा। तो इनके विफल होने का कारण आपको बताना है राष्ट्रीय आंदोलन के वातावरण का प्रभाव जो है इनके जो राज्य में हारे थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के वातावरण का प्रभाव था। दूसरा क्या था, चमत्कारी नेतृत्व का प्रभाव भी था। कांग्रेस का जन आंदोलन स्वरूप भी था, याद रखिएगा, और विरोधी दलों का अभाव भी था। उस समय विरोधी दल भी बहुत ही कम थे कांग्रेस के साथ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और काफी लाजवाब है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संक्षिप्त उल्लेख करें। संक्षिप्त में ही उल्लेख करना है तो काफ़ी संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ हम आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसलिए कई लाइनें भी लिख के लाए हैं। हो सकता है ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सके और 100% प्रीवियस ईयर में 5 नंबर में भी पूछे गए सवाल हैं। विभिन्न राज्यों से उठी भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने 1953 में जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसको यह कार्य दिया कि वह इसे देखे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना उचित होगा या इसे देश की एकता या अखंडता पर कोई खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। सीमा का निर्धारण जो है ये भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा कमीशन ने बताया। कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो है भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया, जिसके आधार पर भाषा को आधार मानकर कई नए राज्यों का निर्माण किया। इस कानून के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि भारत के समाज का मूल आधार इसका बहुल स्वरूप ही है। तो ये उम्मीद है कि 5 नंबर वाले सवाल में पूछे जाएंगे। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और शायद आज का लास्ट सवाल होगा 7 नंबर। स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र का कौन सी चुनौतियाँ थी। तो स्वतंत्रता के बाद पहला चुनौती थी कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भारत के सामने भारत जैसे विशाल देश को राष्ट्र के रूप में बनाना और उसे निश्चित करना कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक व भौगोलिकता वाले लोगों में राष्ट्रीयता अर्थात भारतीयता के सूत्र में बांधकर उन्हें एकता के सूत्र में बंधना था। और दूसरा चुनौती भारत के सामने था कि दूसरी चुनौती भारतीय प्रशासकों के लिए कि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो ये 7 ऐसे प्रश्न जो कि आपके PYQ में लगातार पूछते हुए आ रहा था, जो कि मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में न्यू लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।